लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? सबसे पहली घिसी-पिटी बात कहता है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब अगर एनर्जी का एग्जिस्टेंस है तो वो एनर्जी क्रिएट भी नहीं की जा सकती और उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता। एक रूप से दूसरे रूप में, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर सकते हो। आ रही बात समझ? जिस जगह से उठाओगे दूसरी जगह पे डालोगे तो एक जगह पे कमी, एक जगह पे इंक्रीज हो जाएगा, जिससे ओवरऑल बैलेंस एनर्जी का रहेगा ही हमेशा। आप एनर्जी को खत्म करने वाले या एनर्जी को बनाने वाले कोई नहीं हो। लेकिन अगर हम बात करें कि आइसोथर्मल प्रोसेस जैसा यहां हो रहा है, यहाँ पे जैसा आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा है, तो यहां पर इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। लेकिन अगर मैं चाहूं कि मुझे इंटरनल एनर्जी में चेंज करना है तो मैं किस तरीके से अचीव कर सकता हूं इंटरनल एनर्जी में चेंज? यहां तो नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा कोई प्रोसीजर हम देखते हैं जिसमें इंटरनल एनर्जी में चेंज हो रहा हो, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा खेल करते हैं। वापस से एक पिस्टन सिलेंडर सिस्टम लेते हैं और ये गैस थी, ठीक है। इस गैस को मैंने Q अमाउंट की हीट क्या करी, प्रोवाइड कराई। Q अमाउंट की हीट क्या करी, मैंने प्रोवाइड कराई। और इस सिस्टम ने W अमाउंट का वर्क किया सराउंडिंग पे। सही है बात? Q अमाउंट की हीट मैंने इसे प्रोवाइड कराई और W अमाउंट का वर्क इसने सिस्टम पे किया। अब गौर से सुनना, जितनी हीट मैंने इसे प्रोवाइड कराई थी उतना वर्क इसने सिस्टम ने नहीं किया। अगर ऐसा है तो जो बची हुई हीट थी, जो बचा हुआ हीट का पोर्शन था, वो कहां गया? वो गया इंटरनल एनर्जी में स्टोर हुआ होगा। तो अगर इसकी एनर्जी U1 थी और वो बढ़कर कितनी हो गई है, U2 हो गई है, इसका मतलब डेल्टा U जो है वो किसके बराबर हुआ? Q माइनस W के। क्या ये बात समझ में आई? इंटरनल एनर्जी में चेंज किसके बराबर हुआ? जितनी आपने हीट दी और जितना उसने वर्क किया। अब सपोज करो मेरी मेंटेनेंस कैलोरी 2500 थी, मैंने खाना खाया 2700 का, लेकिन काम किया 2600 का। बात समझ में आ रही है? मैं 2500 पर इतने ही वेट पे रहूंगा। मान लो मेरा वेट 100 किलो है, तो मैं 2500 कैलोरी खाता रहूंगा लगातार, तो मेरा वेट हमेशा रहने वाला है 100 किलो। फिर मैंने कहा नहीं, मेरे को तो ज्यादा भूख लग रही है, तो मैंने 2700 कैलोरी खाना खाना शुरू कर दिया। तो इससे क्या होगा? मेरा वेट गेन होगा। बट मैं ये चाहता हूं कि मेरा वेट गेन थोड़ा स्लो रेट से हो, तो मैं क्या करूंगा? 2500 कैलोरी की जगह 2700 खा रहा हूं, वो तो ठीक है, तो 200 कैलोरी का डिफरेंस आ गया यहाँ पे। अब डिफरेंस का मतलब क्या है? या तो मैं 200 कैलोरी का काम कर दूं, अगर मैं काम कर दूंगा तो मैंने खाना ज्यादा खाते हुए भी अपना वेट मेंटेन रखा। लेकिन अगर मैंने काम करने में किसी भी दिन कमी रखी, 2700 की 200 कैलोरी का काम करने की जगह मैंने 100 ही कैलोरी का काम किया, तो अब जो ये बचा हुआ 100 कैलोरी मैंने जो एक्स्ट्रा खाया है वो मेरे वेट गेन में जाएगा, यानी कि वो मेरे चेंज ऑफ वेट को बताएगा। आ रही है बात समझ में? तो मैं अपने वेट के चेंज को कैसे दिखा सकता हूं? मैं अपने वेट को कैसे दिखाऊंगा कि कैलोरी इनटेक माइनस कैलोरी एक्सपेंडिचर, यही तो दिखाऊंगा। मैंने कितनी कैलोरी खाई और उसमें से कितने का काम किया, वही तो मेरा वेट में चेंज को बताएगा। तो उसी तरीके से मैंने कितनी हीट ली, सिस्टम ने कितनी हीट ली और सिस्टम ने कितना काम किया, अगर मैं हीट में से काम को हटा दूं, वर्क को हटा दूं, तो आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? इंटरनल एनर्जी में चेंज मिलेगा। और यही हमारा थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ है। थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ कहता है कि इंटरनल एनर्जी में चेंज आप केवल दो तरीके से कर सकते हो, हीट और वर्क के थ्रू। एनर्जी को आप ना तो बना सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में आप फर्स्ट लॉ को इस तरीके से डिफाइन करोगे कि डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। अब यहां पर बिल्कुल क्लियरली मेंशन्ड है कि जो क्यू है वो क्या है? गेन बाय द सिस्टम है। अगर सिस्टम ने गेन करी है तो क्यू का साइन हमने पॉजिटिव रखा है। जो वर्क है वो बाय द सिस्टम हुआ है, सिस्टम ने वो काम किया है, तो हमने उसका साइन कैसा रखा है? नेगेटिव रखा है। और अभी हम जो वर्क की डेफिनेशन पीछे पढ़कर आए हैं उसके अकॉर्डिंग हम डब्ल्यू को लिख सकते हैं पीडीवी। तो क्या मैं इस इक्वेशन को कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं? डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू माइनस पीडीवी। ये इक्वेशन हमें बताती है थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ को। आई होप इतनी बात क्लियर रही होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब हम इसे एक और एग्जांपल से समझते हैं कि हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को और कैसे इंटरप्रिटेट कर सकते हैं और अपनी आसानी के लिए हम उसे और कैसे बात कर सकते हैं।
आपको याद होगा कल मैंने एक रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में बात करी थी। वो रिवर्सिबल प्रोसेस एक्चुअली में क्या था? वो रिवर्सिबल प्रोसेस एक्चुअली में क्या था? वो प्रोसेस ऐसा था कि अगर हम पी एक्सटर्नल को पी इंटरनल से अनंत सूक्ष्म इनफाइनाइट स्टिमल जितना थोड़ा सा कम करें तो पिस्टन ऊपर की ओर जाता है, और उसके बाद जहां पी एक्सटर्नल और पी इंटरनल बराबर हो जाते हैं वहां पर हम क्या कहते हैं कि साहब वापस इक्विलिब्रियम आ गया, स्टेप कंप्लीट हो चुकी है। और अगर हम पी एक्सटर्नल को वापस थोड़ा सा बढ़ा दें तो वापस पिस्टन जो सिस्टम है अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। ऐसे प्रोसीजर को रिवर्सिबल प्रोसीजर कहा जाता है। चलो हम इससे थोड़ा और एग्जांपल से समझते हैं और अच्छे से समझते हैं इसको। मैंने ये पिस्टन सिलेंडर सिस्टम लिया और इस पिस्टन सिलेंडर सिस्टम पर मैंने क्या किया, यहां पे मैंने थोड़ी सी मिट्टी डाल दी। मिट्टी समझते हो? मिट्टी का कुछ वेट होगा जिसकी वजह से ये प्रेशर गैस पर बनाए रख रहा होगा अपना, और इस गैस का भी कुछ ना कुछ प्रेशर होगा। जब तक इस मिट्टी के द्वारा जो सिस्टम पर प्रेशर लग रहा है यानी कि पी एक्सटर्नल, और जो गैस सराउंडिंग पे प्रेशर लगा रही है यानी कि पी इंटरनल, वो दोनों बराबर हैं, ये पिस्टन अपनी जगह पर रहेगा। आ रही है बात समझ में? जिसे हम प्रेशर वॉल्यूम कर्व में कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं कि सिस्टम अभी एक स्टेट में है। आ रही है बात समझ में? अब मैंने क्या किया, मैंने इस मिट्टी में से एक छोटे से ग्रेनुअल को अलग कर लिया। ग्रेनुअल का मतलब है थोड़ा सा पार्ट निकाला और अलग कर लिया। इससे क्या हुआ, प्रेशर जो है एक्सटर्नल वाला वो थोड़ा कम हुआ होगा, और कम होने के कारण पी इंटरनल उस पर क्या हो गया, हावी हो गया, जिस वजह से पिस्टन कहां की ओर खिसका, ऊपर की ओर खिसका। जहां पर पी एक्सटर्नल और पी इंटरनल बराबर हुए वहां पे जाके पिस्टन रुक गया, जिसकी वजह से वॉल्यूम में इंक्रीज आया होगा और प्रेशर में क्या आई होगी, कमी आई होगी। तो ये जो स्टेट है वो थोड़ा चेंज होकर इस तरफ आ गई। आ रही है बात समझ में? और ऐसे अगर मैं प्रोसीजर को दोहराता जाऊंगा तो बार बार ये पॉइंट्स कुछ इस तरीके से आते चले जाएंगे और ये एक प्रेशर वॉल्यूम कर्व बन जाएगा। अब सोचो जरा, इस पॉइंट पर, इस स्टेट पर गैस के पास क्या है? गैस के पास है केवल उसकी इंटरनल एनर्जी U, और U को मैं डिफाइन कर सकता हूं स्टेट पैरामीटर्स प्रेशर एंड वॉल्यूम के साथ। बात समझ में आ रही है? अगर मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर मैं U की बात कर रहा हूं तो मैं उसे स्टेट पैरामीटर्स के साथ डिफाइन कर सकता हूं प्रेशर और वॉल्यूम की टर्म्स में। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। अगर मैं इसकी बात करूं कि यहां से, जैसे कि अगर आपने पता होगा इंटरनल एनर्जी, आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि इंटरनल एनर्जी होती है 3/2n। थोड़ा सा नई स्लाइड ले लेते हैं। एनर्जी को कैसे मैं डिनोट करता हूं किसी सिस्टम की, 3/2n kT। यहां पर जो k है वो बोल्ट्जमान कांस्टेंट होता है, t टेम्परेचर है, n है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूं तो मैं एनर्जी को इस तरीके से शो करता हूं। अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स की बात कर रहा हूं तो मैं एनर्जी को इस तरीके से शो करता हूं। इतनी बात सबके क्लियर है? इंटरनल एनर्जी को अगर मैं फॉर्मुलाइज करूं तो मैं इस तरीके से कर सकता हूं, क्योंकि इंटरनल एनर्जी एक्चुअल में सिस्टम की है क्या, काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी को हम इस तरीके से शो कर सकते हैं। आपको पता होगा स्टेट इक्वेशन के तहत पीवी बराबर एनआरटी होता है। अब अगर पीवी बराबर एनआरटी होता है तो मैं क्या कर सकता हूं, एनआरटी को किससे रिप्लेस कर सकता हूं, पीवी से रिप्लेस कर सकता हूं। तो ये फॉर्मूला आपका बन जाता है 3/2 पीवी। ये भी एक इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन है जिसको आप अपने न्यूमेरिकल्स में यूज ले सकते हो। अगर मैं इस केस में इंटरनल एनर्जी में चेंज निकालना चाहूं तो कैसे निकालूंगा? कुछ इस तरीके से, डेल्टा U इज इक्वल्स टू U2 माइनस U1, और U2 की वैल्यू क्या होगी, U2 माइनस U1 की वैल्यू यानी डेल्टा U की वैल्यू क्या होगी? अभी मैंने आपको बताया कि कितनी हीट तो ली, कितनी हीट सिस्टम ने एब्जॉर्ब करी, और उसके बाद कितना वर्क किया। ऐसे ही लिखा जाएगा। तो मैं इसको यूं लिख सकता हूं, आ रही है बात समझ में यहां तक? किसी के कोई इशू? तो ये क्या है, हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम, और ये वर्क डन बाय द सिस्टम। हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू कि थर्मोडायनेमिकली फर्स्ट लॉ को हम कैसे एक्सप्लेन कर पा रहे हैं।
इतनी बात आई थिंक सबके क्लियर रही होगी। हमने थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ को समझा। उसके अंदर हमने देखा कि भाई कैसे हम इंटरनल एनर्जी में चेंज को कैलकुलेट कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ हीट और विद द हेल्प ऑफ प्रेशर वॉल्यूम वर्क। अब हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक हीट की। एक वर्ड हमने बार बार सुना होगा, विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा, ये क्या बोला है भैया? ये एक हमारी जान को नया तीतर हो गया है। स्पेसिफिक हीट क्या चीज है? हमने बहुत बार जब हमने थर्मो पढ़ी थी, हमने इसका एक डेफिनेशन पढ़ा था कि किसी भी सिस्टम की 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए रिक्वायर्ड हीट क्या कहलाती है? स्पेसिफिक हीट कहलाती है। 1 ग्राम या फिर 1 मोल। ग्राम हम सॉलिड और लिक्विड्स के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं, गैसेस के लिए हम जनरली 1 मोल बात करेंगे कि 1 मोल सिस्टम के लिए, 1 मोल गैस का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए रिक्वायर्ड हीट आपकी क्या कहलाती है? स्पेसिफिक हीट कहलाती है। डेफिनेशन से मुझे कुछ बहुत ज़्यादा आइडिया लग नहीं रहा है इसके बारे में, तो मैं थोड़ा सा वापस एक पिस्टन सिलेंडर सिस्टम बनाता हूं और इसको समझने की कोशिश करता हूं। यहां पर मैंने बेटा सिस्टम लिया है, वो है गैस, ठीक है। ये गैस का जो अमाउंट है यानी कि नंबर ऑफ मोल्स हैं वो है 1 मोल। अब मुझे करना है इसका टेम्परेचर, सपोज करो गैस का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मेरे को इसका टेम्परेचर बढ़ाना है 1 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री सेल्सियस का मतलब है कि टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए 26 डिग्री सेल्सियस तक। तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है मुझे, तो मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा? हीट का ट्रांसफर करना पड़ेगा। इसको क्या देनी पड़ेगी? हीट देनी पड़ेगी। तो हीट में कितना अमाउंट दूं, हीट का कितना अमाउंट में लूं कि इसका टेम्परेचर केवल 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाए? तो जो हीट का अमाउंट होगा उसकी वैल्यू क्या कहलाएगी? आपकी स्पेसिफिक हीट कहलाएगी, विशिष्ट ऊष्मा कहलाएगी। आ रही है मेरी बात समझ में यहां तक? अब जो स्पेसिफिक हीट है हम उसे 2 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। स्पेसिफिक हीट खुद भी 2 तरीके की होती है। पहला होता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मतलब स्पेसिफिक हीट को हम डिफाइन तो करेंगे, वही मतलब है कि 1 मोल गैस का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए रिक्वायर्ड हीट, बट उसके लिए कंडीशन लगा दी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और एक होती है आपकी एट कांस्टेंट प्रेशर। यानी कि इसमें भी हमें वही करना है कि 1 मोल गैस का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को हमको बढ़ाना है, तो उसके लिए रिक्वायर्ड हीट कितनी होगी? बट एट कांस्टेंट प्रेशर। अब हम इन दोनों को समझेंगे। इसे स्पेसिफिक हीट को जो है वो डिनोट किया जाता है सी से, ठीक है। इसको डिनोट किया जाता है सी और नीचे सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ होता है वी, यानी कि ये बताता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। और ये बताता है आपका Cp, सबस्क्रिप्ट में P लिखा जाएगा। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो हमें पहले C को फॉर्मुलाइज करना पड़ेगा, फिर हम Cp एंड Cv दोनों को फॉर्मुलाइज करेंगे। देखो मैंने अभी बताया आपको स्पेसिफिक हीट को C से डिनोट किया जाता है। एक्चुअली में C क्या है? स्पेसिफिक हीट है, लेकिन उसका मेजरमेंट हम कैसे कर रहे हैं? अमाउंट ऑफ हीट जो कि किसी सिस्टम के 1 डिग्री सेंटीग्रेड को बढ़ा सके, उतनी हीट 1 मोल सिस्टम के 1 डिग्री टेम्परेचर को क्या कर सके? इंक्रीज कर सके। यानी कि चेंज इन हीट को स्टडी करूं विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर। आई बात समझ में? चेंज इन हीट को स्टडी करूं विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर में चेंज को। भाई टेम्परेचर में भी चेंज लाना है, इसके रेस्पेक्ट में मैं किसको स्टडी कर रहा हूं? कितने अमाउंट ऑफ हीट मुझे चाहिए होगा। तो क्या ये फॉर्मूला अगर मैं स्पेसिफिक हीट के डिनोशन के लिए लिखूं तो कुछ गलत है? नहीं।
कितनी अमाउंट ऑफ हीट चाहिए एक मोल सिस्टम के 1 डिग्री सेंटीग्रेड को बढ़ाने के लिए। इसका मतलब यह है कि मैं टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में अमाउंट ऑफ हीट को स्टडी करना चाहता हूं। आ रही है बात समझ में? तो ये फॉर्मूला किसको बताता है? स्पेसिफिक हीट को बताता है। लेकिन जब मैं बात करता हूं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम की, तो ये फॉर्मूला इस तरीके से लिखा जाएगा, CV इज इक्वल्स टू डेल्टा Q बाय डेल्टा T एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये लिखने का तरीका होता है, ठीक है। और अगर इसी की बात करूं मैं एट कांस्टेंट प्रेशर पर, तो ये लिखा जाएगा CP इज इक्वल्स टू डेल्टा Q बाय डेल्टा T एट कांस्टेंट प्रेशर। अरे तो ये कोई फॉर्मूला थोड़ी हुआ है, तो कांस्टेंट डंडा खींच के वॉल्यूम लिख दिया और डंडा खींच के प्रेशर लिख दिया, ऐसे थोड़ी होता है। फॉर्मूला बनाएंगे हम इसको फॉर्मुलाइज करेंगे अच्छे से। उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ क्या